आज हमने जो है रेडियो एक्टिविटी के बारे में देखना है और रेडियो एक्टिविटी का जो है हम सारा स्टडी करेंगे एक ही वीडियो के अंदर। न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन और अल्फ़ा बीटा डीके के बारे में, गैमा डीके के बारे में, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के बारे में हम देखेंगे। साथ ही हम यूजेस देखेंगे रेडियो एक्टिविटी के जो हैं हमारी लाइफ में, मेडिकल यूजेस हैं, और साथ ही न्यूक्लियर रिएक्टर्स को भी देखेंगे और डिटेक्टर्स को भी स्टडी करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दूसरा एक अहम बात, ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक सारी केमिस्ट्री के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हमारी वीडियो को लाइक लाजमी करें। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अल्फ़ा डीके क्या होता है, बीटा डीके क्या होता है और गैमा डीके क्या होता है। मैं आपको इनके नोट्स भी साथ साथ दूंगी और जो कंटेंट मैं दूंगी उसके अलावा फर्दर कंटेंट को जो है कि आपको जो है ज़रूरत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो रेडियो एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट है ये दिया किसने। ये हेनरी बैकरल ने जो है दिया था। और रेडियो एक्टिविटी बेसिकली होती क्या है, स्पॉन्टेनियस एमिशन, यानी कि खुद ब खुद एमिशन हो रही है। अल्फ़ा, बीटा और गैमा पार्टिकल्स भी कह सकते हैं हम इन्हें, रेस भी कह सकते हैं, न्यूक्लियाई से, अनस्टेबल एटम की। अब कोई चीज़ अनस्टेबल होती है तो तभी वो रेडिएशंस खारिज करती है ना, स्टेबल होना चाहती है। जैसे कि कोई पर्सन होता है, वो डाइटिंग या फिर एक्सरसाइज कब करता है, जब वो स्मार्ट होना चाहता है। जब वो अनस्टेबल होता है, जब वो जैसा मतलब कि उसे होना चाहिए, नॉर्मल उसकी फ़िज़ीक होनी चाहिए, वो नहीं होती, तो फिर वो जो है आता है, या तो वो यानी कि फिशन करता है, यानी कि लॉस करता है एक्स्ट्रा वेट। या फिर कुछ लोग यानी कि जिस तरह आप कुछ न्यूक्लियाई का हम देखेंगे कि वो बहुत लाइट होते हैं, तो वो फिर चीज़ों को गेन करके स्टेबल होना चाहते हैं। और जो बहुत पतले होते हैं वो फिर खा खा के वेट गेन करके ख़ुद को नॉर्मल बनाने के लिए। तो इसी हम मिसाल ले सकते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन से। तो ये आगे भी हम एक एक करके स्टडी करेंगे। तो जो चीज़ बहुत लाइट होगी, यानी कि जिसका मैस बहुत कम होगा या जिसका बहुत ज़्यादा होगा, तो जिस तरह इंसान मोटे पतले होते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं डाइट करके, वेट गेन करके, इसी तरह से ये भी स्टेबल होना चाहते हैं। अगर बहुत ज़्यादा इनका मैस है तो उसे लूज़ करेंगे, बहुत कम है तो गेन करेंगे। ठीक है, तो यही मैंने लिखा है कि बहुत लाइट या फिर बहुत हैवी। ठीक है, और हैवी कितने, जिनका जो एटॉमिक मैस होता है वो 82 से ज़्यादा होता है। अच्छा, अब इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी। मैरी क्यूरी और उसके हस्बैंड पेरी क्यूरी ने जो है ये दिया था। बहुत सी मूवीज़ भी मैरी क्यूरी पर जो है बनी हुई हैं, आप सर्च करके देख सकती हैं। इसे रेडियो एक्टिव गर्ल भी जो है कहा जाता है। और इस मतलब रेडियो एक्टिव चीज़ों को, केमिकल्स को ये अपने साथ इतना रखती थी कि अभी तक मतलब जिस म्यूज़ियम में इसे ख़ुद को दफन किया गया और इसका सामान है, तो वहाँ पे इंसुलेटर्स लगाए गए हैं और नज़दीक जाने की इजाज़त नहीं दी जाती, क्योंकि उनसे रेडिएशंस, इसके नोट्स से, इसके पेन कॉपी, हर चीज़ से रेडिएशंस जो हैं खारिज हो रही हैं। अच्छा, अब वो कह रही, इसने जो है 2 रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इन दोनों ने डिस्कवर किए थे। पोलोनियम किया था और रेडियम किया था। अच्छा, अब नेक्स्ट देखेंगे ये जो है लेड चैम्बर। अच्छा, ये स्क्रीनशॉट आप इसका ले लें, ठीक है, और बाद में, अभी बेशक समझ लें, बाद में जो है आप नोट्स बना लीजिएगा। जूम करके आप स्क्रीनशॉट लेके देखेंगे तो एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू। अब बिल्कुल एक एक करके अंदर जाके तो नहीं दिखा सकते ना, क्योंकि मतलब कि बुक तो नहीं है, ये तो एक वर्चुअल ऑनलाइन प्लेटफार्म है। तो देखें, ये एक लेड चैम्बर होता है, इसमें एक पॉजिटिव प्लेट होती है, नेगेटिव प्लेट होती है। तो जो नेगेटिव की तरफ बेंड कर जाएगा, हम कहेंगे कि ये जो है हमारे पास अल्फ़ा है, और जो पॉजिटिव की तरफ बेंड कर जाएगा वो हमारे पास बीटा होगा, और जो सेंटर पे सीधा जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड वो जो है गैमा होगा। अब अल्फ़ा पार्टिकल जो है ज़्यादातर ये हीलियम होता है, जो बीटा पार्टिकल होता है वो फास्ट मूविंग, तेज़ी से चलने भागने वाले न्यूट्रॉन्स होते हैं, और जो गैमा रेस होती हैं वो बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं। ठीक है, आगे हम इनकी प्रॉपर्टीज़ भी स्टडी करेंगे, और उनकी जो वेवलेंथ होती है एक्स रे से शॉर्टर होती है। ये एक अलग से टॉपिक है, अलग से लेक्चर हम इसका जो है देखेंगे। तो रेडियो एक्टिविटी प्योरली न्यूक्लियर फेनोमिना है। ठीक है, अच्छा, अब ये बात सोचने वाली है ना कि न्यूक्लियर फेनोमिना है, और अभी हमने बीटा पार्टिकल देखा, वो तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक बात याद रखें कि ये सारी चीज़ें न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है, और न्यूक्लियस के अंदर ही कन्वर्जन हो रही होती है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदल रहा है, प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन में बदल रही है। ये सारी, यही तो हमने स्टडी करना है डीके के ज़रिए से। तो ये सारा जो है हम देखेंगे, और इस पे फिजिकल या केमिकल प्रोसेस का कोई असर भी नहीं होता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ा कम हुआ, इस पर इन सब चीज़ों का बिल्कुल असर नहीं होता। नेक्स्ट हमने रेडियो एक्टिव डीके का देखना है। तो डीके हम कहते हैं किसी चीज़ की तबाही की तरफ, किसी चीज़ का जाना, आहिस्ता आहिस्ता करके जो है ख़त्म होना। तो इसमें जो है रेडिएशन एमिट होंगी, और न्यूक्लियस के अंदर तब्दीलियाँ आएंगी, और कोई भी एलिमेंट जो है, एक एलिमेंट दूसरे नए एलिमेंट में चेंज हो जाएगा, या तो कुछ गेन करके या फिर रिलीज़ करके।
इसे हम रेडियो एक्टिव डीके कहते हैं और इसमें यही वो रेडिएशंस ही जो हैं खारिज करेंगे। जो ओरिजिनल एलिमेंट है वो यानी कि डिके हो जाएगा और एक नया एलिमेंट बन जाएगा जिसे हम जो है डाटर एलिमेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट हमने देखना है अल्फ़ा डिके के बारे में। अगर वो अल्फ़ा पार्टिकल खारिज करता है तो जैसे कि रेडियम है वो रेडॉन में बदल जाएगा। जो बीटा डिके है, और साथ साथ आपने बुक रीडिंग भी ज़रूर करनी है क्योंकि यहाँ पे बाज़ औक़ात सिग्नल इशू आप लोगों के होती हैं तो आपको चीज़ें सही नज़र नहीं आ रही होती, धुंधली ब्लर नज़र आ रही होती हैं। तो बुक रीडिंग, सबके पास बुक्स हैं, ये बुक्स तो गवर्नमेंट मतलब कि फ्री में जो है देती है, तो बुक खोल के लाजमी देखनी है, ठीक है। तो अब जो बीटा डीके है इसमें वो क्या हो रहा है कि जैसे कि एक न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटियम में यानी कि हाइड्रोजन के एक आइसोटोप में बदल रहा है और एक बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को खारिज कर रहा है। थोरियम जो है प्रोटक्टेनियम में बदल रहा है, बीटा पार्टिकल खारिज कर रहा है। अल्फ़ा डीके में वो जो पार्टिकल यानी कि गैमा डीके में जो खारिज करता है उस पर यानी कि वो न्यूट्रल होता है, यानी कि वो कोई अपने साथ मैस वगैरह लेके नहीं जाता। उसके बाद नेक्स्ट जो हमने देखना है कि फ्लोरेसेंस कैसी प्रॉपर्टी है। ये इस तरह की प्रॉपर्टी है किसी चीज़ का चमकना, जो हायर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन जो है उस चीज़ पे पड़ेगी और जो बाद में री एमिट वो होगी, दोबारा से वो रिफ्लेक्ट करेगा तो वो लो फ्रीक्वेंसी, लो एनर्जी की होगी। मैस इफेक्ट क्या होता है, ये मैस जो है न्यूक्लियस का, हमेशा जो टोटल मैस हम कैलकुलेट करते हैं प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का, हमेशा उससे काम होता है। मतलब अब अक्सर मल्टीमीडिया का दौर है तो वो प्रोफाइल पे उन्होंने इतनी चीज़ें लिखी हुई होती हैं कि हमारा इंटरेस्ट इसमें है, उसमें है, उसमें है, लेकिन असल में वो बंदा कभी भी वैसा जो है नहीं होता है। उसके अंदर वो खूबियाँ यानी कि या तो होती ही नहीं है या फिर होती हैं तो बहुत कम होती हैं, ठीक है। यानी कि असल में कैलकुलेशन करो प्रोटॉन न्यूट्रॉन की तो वो कुछ और आती है, ज़्यादा आती है, लेकिन जब रियल में प्रैक्टिकल करके देखो तो वो कुछ और आती है। तो ये जो फिर कमी है बीच में, ये मैस इफेक्ट है। जो उस बंदे में खूबियों की कमी है और जिस एलिमेंट में कमी है उसके पार्टिकल्स की तादाद की, तो वो मैस इफेक्ट होता है। तो मैस इफेक्ट क्या है, मैस ऑफ न्यूक्लियस इज़ ऑलवेज लेस देन टोटल मैस ऑफ ऑल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे देखें प्रोटॉन का मैस और न्यूट्रॉन का मैस, इसमें से न्यूक्लियस का जो ओवरऑल यानी कि ऑब्जर्व करके आ रहा है उसमें से माइनस कर रही हैं, तो ये मैस इफेक्ट है। जो मिसिंग मैस है वो बेसिकली वो कह रही हैं कि एनर्जी में कन्वर्ट हो गया होता है, जिससे जो है हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। कैसे, यानी कि अब कुछ लोग कहते हैं ना कि बुक रीडिंग फेसबुक पे कहते हैं कि हमारी हॉबी है, लेकिन असल में वो उतनी बुक रीडिंग करते नहीं है, बस ऐसे नाम निहाद वहाँ पे कहा हुआ होता है। तो वो जो एनर्जी उन्हें बुक रीडिंग पे लगानी चाहिए वो सारी वहाँ नहीं लगी होती, वो कुछ और ही एनर्जीज़ में किसी और साइड पे एनर्जी में कन्वर्ट हो गई होती है। या तो उस टाइम में वो पबजी खेल रहे होते हैं या सॉन्ग सुन रहे होते हैं या मूवीज़, मतलब वो दूसरी साइड पे एनर्जी चली गई। तो यहाँ पे भी जो मैस गायब हुआ वो एक और एनर्जी में चला गया जिसे हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, एक पार्टिकल को दूसरे, बहुत ज़्यादा एग्जाम में इसकी डेफिनेशन MCQs में पूछी जाती है कि एक पार्टिकल को बाकी पार्टिकल से अलग करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो बाइंडिंग एनर्जी होती है। और साथ ही इसकी डेफिनेशन है कि जो मिसिंग मैस होता है वो बेसिकली एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और ये मशहूर ज़माना आइंस्टाइन की इक्वेशन E=mc², ठीक है। तो अब 1 kg का को वो कह दें तो परेशान नहीं हो जाना कि एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करें। 1 kg लिखें और C स्पीड ऑफ लाइट, सबको पता है, बच्चे को पता है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये लेंगे तो एक यानी कि 1 kg मैस की जो एनर्जी आएगी वो 9 × 10⁻16 जाउल जो है इसकी एनर्जी आ जाएगी। तो ये देखिए बाइंडिंग एनर्जी की वही पहले वाली मैंने डेफिनेशन लिखी है कि एनर्जी जो कि हम न्यूक्लियस को उसके पार्टिकल्स में बदलने के लिए देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वो कह रही हैं कि एक हमने जो है हीलियम यानी कि अल्फ़ा पार्टिकल उसे बनाने के लिए 28.2 मेगावाट एनर्जी जो है, यानी कि जब एक हीलियम बनेगा, हीलियम का न्यूक्लियर, तो इतनी 28.2 मेगावाट एनर्जी रिलीज़ होगी। तो ये अब साथ साथ आपने कुछ चीज़ें याद भी करनी है जो कि MCQs में आ सकती हैं, जैसा कि ये। अब दूसरा, अब वो एक AMU एटॉमिक मास यूनिट की एनर्जी पूछें तो वो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मेगा कितने के बराबर होता है, 10⁻6 के, और 10⁻⁻6 किसके बराबर होता है, माइक्रो के। तो ये सब चीज़ें माइंड में रखनी है। तो एक AMU की 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो कि kg में देखें कितने मैस के बराबर है, तो 1.66 × 10⁻27 kg के ये चीज़ जो है बराबर है, ठीक है। तो ये चीज़ MCQs में पूछी जाएगी। ये बहुत पूछा जाता है कि AMU कितनी एनर्जी कितने मैस के बराबर है, तो 1.66 × 10⁻27 kg मैस है। अब यहाँ पे इतनी चीज़ें, सिग्नल इश्यूज़ होते हैं, मुझे पता है आपको थोड़ा बहुत ब्लड नज़र आ रहा होगा, तो तभी मैं कह रही हूँ कि अपना वो जो है बुक रीडिंग आप लोगों ने लाजमी करनी है और यहाँ से भी SS लेते जाएँ और बाद में नोट्स बनाइएगा। और दूसरा, 12 घंटों के बाद कोई भी चीज़ याद करें आपने रिवाइज लाजमी करनी है। ऐसा करेंगे तो आपको वो एग्ज़ाम तक याद रहेगी, नहीं तो वो भूल जाएगी,
ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ वो कहते हैं, मैं डेली लाइफ से आपको मिसाल देती हूँ कि किस तरह से वो कहते हैं कि जब मैथ ज़्यादा होगा ना, तो वो सॉरी, जब वेलोसिटी स्पीड किसी चीज़ की ज़्यादा होगी तो मैथ कम हो जाता है। अब इसकी डेली लाइफ से मिसाल दूँ, अब एक बंदा या बंदी मोटी है, ठीक है, मैं लड़की का ही कह देती हूँ, ठीक है, अपने जेंडर के लिहाज से, तो वो क्या करती है, एक्सरसाइज करती है। अब आपको पता है एक्सरसाइज में स्पीड बड़ी तेज़ हो जाती है, तो जब वो एक्सरसाइज करती रहती है तो फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो बहुत पतली हो जाती है, फिर सारे लोग कहते हैं तुम तो बहुत स्मार्ट हो गई हो। तो देखिए, अब उसने अपनी स्पीड ज़्यादा की तो उसके मैथ्स में कमी आ गई। तो ये सेम मिसाल आइंस्टाइन की इक्वेशन से है कि जब सी स्पीड यानी कि लाइट की स्पीड से कोई अप्रोच तो नहीं कर सकता उस तक, वो तो बहुत ज़्यादा लाइट की स्पीड तो इमेजिन भी हम नहीं कर सकते, लेकिन यूँ कह सकते हैं कि जब कोई चीज़ तेज़ स्पीड से, अब कोई हल्का हल्का मूव कर रहा है, उसके वज़न में क्या कमी आनी है, जो तेज़ी से मूव कर रहा है उसके मैस में कमी आनी है ना। तो यानी कि जब सी ज़्यादा होगा तो एम कम हो जाएगा, तो जो एम कम हो गया वो एम कहाँ चला गया है, वो बेसिकली एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। तो वो हम कहते हैं ना कि जब हम, आपने साइंस में भी पढ़ा है, हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो हमारी ग्लूकोज टूटता है, पायरुविक एसिड और एटीपी एनर्जी की शक्ल में रिलीज़ होती है, जो कि फिर हमें काम करने के लिए एनर्जी देती है। तो वो कहते हैं ख़ुद को एनर्जाइज रखने के लिए आप एक्सरसाइज किया करो, उससे आपको जो है एनर्जी मिलेगी। तो वो बेसिकली पीछे सारा यही फिनोमिना है, ठीक है। तो अगर किसी ने अब स्मार्ट होना है तो वो स्पीड ज़्यादा करेगा तो उसका मैस एनर्जी में कन्वर्ट होगा, फिर उसका मैस कम और एनर्जी ज़्यादा, उस एनर्जी को फिर वो यूटिलाइज़ करेगा मुख्तलिफ चीज़ों के लिए। मतलब अब एक बंदा जो एक्सरसाइज करता है वो ज़्यादा एनर्जाइज, ज़्यादा कूल और ज़्यादा मतलब पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहता है उसकी निस्बत जो कि पूरे दिन बैठ कर कमरा बंद करके गेम्स खेलते रहते हैं, मूवीज़ बच्चे देखते रहते हैं। उसकी निस्बत जो एक्सरसाइज करने वाला है, फिजिकल एक्टिविटीज़ करने वाला बच्चा है, वो बेशक कम पढ़ता है, वो मार्क्स भी ज़्यादा लाएगा और हर चीज़ में जो है वो आगे रहेगा, क्योंकि उसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी। उसके पास एक ऐसी चीज़ ज़्यादा होगी किसी भी चीज़ को मार्क्स ज़्यादा लेने के लिए या फिर दूसरों से आगे निकलने के लिए, जो कि नज़र तो नहीं आ रही है, तो इनविजिबल, ठीक है, लेकिन उसे जो है वो ताकत दे रही है। वो क्या कहती हैं इंडिया की लैंग्वेज में, शक्ति उसे जो है मिल रही है उससे। और जब बैठे हैं बस उनका मैच तो नज़र आ रहा है, कमरे में बैठे बैठे वज़न बढ़ा रही है, वज़न तो नज़र आ रहा है लेकिन एनर्जी नहीं है उनके पास, क्योंकि स्पीड नहीं है, बैठे हैं स्टैटिक है, डायनेमिक नहीं है, तो कहाँ मतलब स्पीड उनकी ज़्यादा नहीं है। तो अब नेक्स्ट जो है हमने ये ग्राफ जो है देखना है। अच्छा, मुझसे ये कोई ना कहे कि वीडियो जो है मैं लंबी, अच्छा ये जो है 4-5 मिनट की वीडियोस ये बिल्कुल मजाक होती हैं। एक अच्छा टॉपिक समझाने के लिए हमेशा 20 से 25 मिनट लगती हैं। वैसे भी तो आप लोग टाइम वेस्ट जगह जगह करते हो, तो ये पूरा चैप्टर मैं पढ़ा रही हूँ, इसके लिए 20-25 मिनट तो आराम से निकल ही सकते हैं। और एक और बात, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जो है लाजमी आप लोगों ने करना है और अपने बाकी फेलोज से शेयर भी करना है। और जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया था, सारी केमिस्ट्रियाँ, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, एनालिटिकल, सबके लिंक और बीएससी की तो जूलॉजी, बॉटनी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो और मैट्रिक की बायोलॉजी का भी, तो ख़ुद भी फ़ायदा उठाएं और अपने बहन भाइयों और दोस्तों से भी लास्ट में शेयर करें। नाउ कम टू द टॉपिक कि जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है उसका हमने ग्राफ बनाया है, किसके साथ, एटॉमिक मैस के साथ। अब देखें, यानी कि मैस बढ़ रहा है हॉरिजॉन्टली, तो उधर से एनर्जी नीचे की तरफ एनर्जी कम होती जा रही है, ठीक है। यानी कि जब मैस ज़्यादा होगा तो एनर्जी कम, और जब स्पीड ज़्यादा करते हैं मैस में कमी आती है तो फिर एनर्जी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट वो कह रही हैं ये स्टेबिलिटी बेल्ट है, ठीक है। अब जो एलिमेंट्स इस पर होंगे या फिर इसके करीब होंगे तो वो एलिमेंट्स बड़े स्टेबल से होते हैं। जो एलिमेंट्स इस कर्व के ऊपर या इसके नज़दीक, यानी कि एटॉमिक मैस के लिहाज से ये आपकी बुक में बना हुआ है ग्राफ, आपने जो है देखना है। अब आयरन को हम देखें तो ये इस लिहाज से सबसे ज़्यादा स्टेबल है मतलब नॉन रेडियो एक्टिव, ठीक है। अब रेडियो एक्टिव जो है ये सिर्फ अनस्टेबल एलिमेंट्स करती हैं, जो या तो वज़न में बहुत कम होंगे, लाइटेस्ट होंगे या फिर हैवीएस्ट होंगे। और नेक्स्ट इसकी अब हमने काइनेटिक्स देखनी है। हाफ लाइफ, नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि उसकी लाइफ हाफ, यानी कि उसका जितना मैस उसे हाफ करने के लिए जितना टाइम पीरियड चाहिए, तो ये वो पीरियड है जिसमें जो हाफ ऑफ एटम्स हैं वो डिके हो जाते हैं। कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट कम्प्लीटली डिके, यानी कि हमारी अपनी ज़िंदगी में तो हो ही नहीं सकता ना, मतलब इनफाइनाइट टाइम लेगा, 7 नस्लें भी ख़त्म हो जानी है, उसके बाद कोई और नस्ल आनी है, फिर ये सारा काम जो है स्टार्ट होना है, तो वो इनफाइनाइट टाइम कम्प्लीटली डिके होने के लिए लेता है। तो वो कह रही है कि जो नंबर ऑफ़, अच्छा ये जो डिके होते हुए एटम है, नंबर ऑफ़ डिक्रीजिंग एटम को हम, डिकेइंग एटम को हम डेल्टा एन कह देते हैं, इनको हमेशा नंबर ऑफ़ एटम शो करने के लिए जाहिर करते हैं, और जो टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स प्रेजेंट है वो एन है, ठीक है। और साथ टाइम, यानी कि वो हाफ लाइफ का टाइम, अब ये इसके प्रोपोर्शनल है। तो अब अगर हम लेमडा की वैल्यू, लेमडा जो है यहाँ पे इस लेमडा नहीं कहना, ये डिके कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हम निकालें तो ये डेल्टा एन ओवर एन
और डेल्टा टी इधर जाके इजीली आपको कॉमन सेंस की बात है चीज़ों को एक साइड पे ले जाके कांस्टेंट निकालना, तो ये डिके कांस्टेंट आ गया है। तो नंबर से नंबर इसका यूनिट तो कैंसल, टी का पर सेकेंड जो है आ जाएगा। और ये जो ग्राफ है ना ये बेसिकली डिके कर्व है, ये स्टेबिलिटी बेल्ट से अलग है, ठीक है, वो वाला ग्राफ अलग है। ये जो डिके कर्व नीचे दिखाई गई है ये एक अलग चीज़ है। तो हमने डिके कांस्टेंट इनटू हाफ लाइफ, अच्छा अब ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, तो 0.693 जो है इसकी वैल्यू, यानी कि लेमडा और डेल्टा टी को एक साइड पे करो, डेल्टा एन ओवर एन की वैल्यू 0.693 हमने निकाली हुई है, स्टैंडर्ड ली हुई है, ठीक है। तो फिर इससे अब अगर वो आपको दे देते हैं डिके कांस्टेंट की वैल्यू दे देते हैं तो आप हाफ लाइफ इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। यही छोटे छोटे एमसीक्यू एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अच्छा देखें, अब जब वो हाफ डिके होगा, ठीक है, तो फिर उस मिसाल के तौर पर यानी कि उसका यानी कि जब उसके हाफ पार्टिकल डिके होंगे तो वो जो टाइम पीरियड उसका डिके होने के लिए चाहिए टोटल, उसका हम हाफ कर लेंगे। और जब उसका 1/4 कम हो जाएगा, एक चौथाई, तो फिर इसका देखें, ये अब आपकी बुक में सही करके ग्राफ जो है दिखाया गया होगा, ठीक है। तो फिर ये t/4 हो जाएगा, फिर 3t/2। तो ये मतलब ये सही वैल्यूज़ जो हैं ये मेरी वैल्यूज़ पे ना जाए, पहले वाली सही है। तो ये ग्राफ आपने बुक से सही से देखना है, ठीक है। तो ये बल्कि इस ग्राफ की एक्सप्लेनेशन मैंने आगे भी लिखी है। अब नेक्स्ट है कि वो आयोडीन 131 का कह रहे हैं कि ये आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। आर्टिफिशियल क्या होता है, जिस पर खुद रेडिएशन डाल के हम उसे अनस्टेबल करें और फिर वो रेडिएशन इमिट करने लग जाए। इसकी हाफ लाइफ 8 दिन है, ठीक है। अब ये मुख्तलिफ चीज़ों की हाफ लाइफ लिखी हुई है। यूरेनियम की 4.5 × 10⁻⁹ ईयर्स है। अच्छा ये कर्व वाला ग्राफ या आपने गूगल पे देखना है, गूगल से बेहतर है आपकी बुक, आप वहाँ से देखोगे तो वहाँ पे सही सही आपको, यहाँ पे बहुत छोटी वैल्यूज़ हैं नज़र भी नहीं आ रही तो आपको मिल जाएंगी। तो ये मेरे ख्याल से t/2, t/4, 3t/2 इस तरह से होती हैं, लेकिन सही अरेंजमेंट आप बुक से देखेंगे। रेडियम की 1620 साल है, कौन जीता है 1620 साल तक। रेडोन की कम है 3.8 डेज हाफ लाइफ, मतलब जब इसका हाफ डिके हो जाएगा। और यूरेनियम 239 इसकी 23.5 मिनट है, लेकिन ये यूरेनियम 239 ये हमारे काम का नहीं है। जो हमारे काम का है, जो रेडिएशन एमिट करता है वो 235 वाला होता है। तो यहाँ पे इसी ग्राफ वाली वैल्यूज़ को मैंने सही करके लिखा हुआ है। तो देखें कि जो पहली हाफ लाइफ के बाद एटम्स बच जाते हैं वो N2/2 होती हैं। सेकंड हाफ लाइफ के बाद जो बच जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी कहा है कि N0/4, ठीक है, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है। थर्ड हाफ लाइफ के बाद देख लें 1/2 और इसका क्यूब ले लेंगे। फिर वो कह रहे हैं कि अगर N0 नंबर ऑफ़ रेडियो एक्टिव एलिमेंट है N हाफ लाइफ के बाद, तो ये आ जाएगा 1/2 N0, ठीक है। यानी कि N0 अगर रेडियो एक्टिव वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है N हाफ लाइफ के बाद। अब N आप लिखोगे, कोई भी आपके पास MCQ आता है उसमें वो हाफ लाइफ बताते हैं, मिसाल के तौर पर 2 है, तो यहाँ पे 1/2 2 पुट करोगे और N0, तो फिर 2 हाफ लाइफ्स के बाद वो जितना बचेगा 1/2 का स्क्वायर करें 1/4 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर 3 हाफ लाइफ्स की वो बात करती हैं तो N आप 3 पुट करोगे। ये नंबर ऑफ, यानी कि ये N बेसिकली क्या है, स्मॉल एन जो है ये नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स हैं, और एन क्या है, नंबर ऑफ़ रेडियो एक्टिव एलिमेंट है एन हाफ लाइफ गुजरने के बाद। तो अगर 3 हाफ लाइफ्स गुजर गई हैं तो 1/2 3, यानी कि इसका क्यूब लेंगे तो 2 2 4 4 2 8 N0/8 आ जाएगा। फिर वो कह रही हैं कि हाई एनर्जी के पार्टिकल्स को बम्बार्ड करते हैं स्टेबल पर, किसी भी स्टेबल एलिमेंट पर, तो फिर वो आर्टिफिशली रेडियो एक्टिव जो है बन जाता है। नेक्स्ट हमने न्यूक्लियर फिशन देखनी है। अब इसमें क्या होता है कि जो हैवी न्यूक्लियस है वो टूटता है 2 न्यूक्लियाई में रफली इक्वल साइज़ के, ठीक है, एक ही साइज़ के 2 न्यूक्लियाई होते हैं और साथ ही कुछ रेडिएशन खारिज होते हैं। जैसे कि यूरेनियम 23592 इसका हैवी, अच्छा ये जो 235 एटॉमिक मैस है और 92 इसका एटॉमिक नंबर है, तो ये हैवी न्यूक्लियस है। अब ये न्यूट्रॉन इसे टकराएगा तो ये बेरियम में और क्रिप्टॉन में, बेरियम जिसका मैस 131 है, क्रिप्टॉन का 92 है, और साथ ही 211.5 एनर्जी रिलीज़ होगी। और नेक्स्ट वो कह रही हैं कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होती है। ये मिडल एलिमेंट्स के लिए पीरियोडिक टेबल के ये ज़्यादा है। और मिडल एलिमेंट्स कौन से हैं, लेंथेनाइड, एक्टिनाइड, ट्रांजिशन एलिमेंट, और एक्टिनाइड तो सारे के सारे ही रेडियो एक्टिव हैं, ठीक है। और ये हैवी एलिमेंट्स और लाइट एलिमेंट्स के लिए बाइंडिंग एनर्जी जो है कम होती है। और ज़्यादातर हम पोलोनियम 239 और यूरेनियम 235 जो है फिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। और फिशन के दौरान एक न्यूक्लियस यूरेनियम 235 का न्यूट्रॉन को अब्जॉर्ब कर
तो इसमें हम यही देख रहे थे कि न्यूक्लियर फिशन के दौरान वो अब्जॉर्ब करता है और 2 न्यूक्लियाई में जो है वो टूट जाता है। नेक्स्ट वो कह रही हैं कि न्यूट्रॉन्स का इस्तेमाल करने के ज़रिए से फिशन रिएक्शन को ज़्यादा यूरेनियम एटम्स में कराया जा सकता है और ये खुद को ही मेंटेन कर सकता है। अब जैसा कि ऊपर वाले रिएक्शन में पहले न्यूट्रॉन मारा यूरेनियम पे, उससे फिर 2 एलिमेंट्स निकले और न्यूट्रॉन निकले, इन न्यूट्रॉन को मजीद यूरेनियम पे डालेंगे तो ये मतलब खुद ब खुद ही अपने आप को, एक बार आपको एक्टिवेशन एनर्जी जैसे कि देने की ज़रूरत होती है, फिर वो अपने आप को खुद मेनटेन रखेगा। तो नेक्स्ट वो क्रिटिकल मैस और क्रिटिकल वॉल्यूम का कह रहे हैं कि जो मैस यूरेनियम का वो मैस जिसमें एक न्यूट्रॉन सारे न्यूट्रॉन में से जो है मज़ीद फिशन कराता है, वो यानी कि जब सारे मैस में से कुछ मैस जिसमें से एक न्यूट्रॉन जो है वो कोई मिसाल के तौर पर रिएक्शन हुआ है, उसमें सारे मैस ने न्यूट्रॉन नहीं निकाले, कुछ ने एक न्यूट्रॉन निकाला और फिर वो मज़ीद फिशन कराएगा, तो वो मैस जो कि मज़ीद फिशन कराने के लिए न्यूट्रॉन दे रहा है वो क्रिटिकल मैस है, और उस मैस का जो वॉल्यूम है जो कि मज़ीद फिशन कराने के लिए न्यूट्रॉन दे रहा है वो क्रिटिकल वॉल्यूम है। और नेक्स्ट इसमें जो है वो कह रहे हैं कि हाँ, जो कंट्रोल्ड फिशन होती है इसमें जो न्यूट्रॉन होते हैं वो मज़ीद फिशन कराते हैं, और इसमें फिर क्या करते हैं कि हम ना उसकी एनर्जी ले लेते हैं कंट्रोल्ड फिशन में, उसकी एनर्जी लेके फिर उससे हम स्टीम पैदा करेंगे, यानी कि वो पानी को भाप में बदलेगा, भाप टरबाइन को घुमाएगी और टरबाइन हमें बिजली दे देगा। तो ये इसका एक रोल है कि इसकी एनर्जी को, बम ब्लास्ट तो खैर इसकी डेंजरस फॉर्म में एनर्जी है, लेकिन इसकी यूज़फुल एनर्जी यही है कि इसे आप बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल करें। तो ये कंट्रोल्ड फिशन है। न्यूक्लियर फ्यूजन, अच्छा, जो बिजली पैदा करने के लिए और जो यहाँ पे अर्थ पे फिजिबल है, पॉसिबल है, वो हमारे पास न्यूक्लियर फिशन है। फ्यूजन ज़मीन पे नहीं होती, कोशिश कर रही हैं लेकिन फ्यूजन नहीं होती, क्योंकि इसका ये होता है कि बेसिकली फ्यूजन मतलब फ्यूज़ करना, दो चीज़ों को मिलना, लेकिन जब वो दो एलिमेंट्स को मिला रही होती हैं ना तो उनमें बड़ी आपस में वो एक दूसरे को ना रिपेल करते हैं, तो वो रिपेल करते हैं तो फिर उन्हें करीब लाने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, और वो एनर्जी यहाँ पे अर्थ पे देना तो पॉसिबल ही नहीं है। सन पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी है, वहाँ पॉसिबल है, तो वहाँ न्यूक्लियर फ्यूजन हो रही है, ज़मीन पे नहीं है पॉसिबल ये। तो इस तरह का रिएक्शन जिसमें दो लाइट न्यूक्लियाई मिलकर कोई हैवी न्यूक्लियाई बनाए, फिर वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा 10⁻⁷ केल्विन एनर्जी जो है ज़रूरी है। अब ये कहाँ कैसे अचीव यहाँ पे की जा सकती है, ज़मीन पे, सन पे पॉसिबल है, इसलिए ये सन पर होते हैं और इन्हें पीपी रिएक्शन भी कहते हैं। हाइड्रोजन बम इसकी मिसाल है। अब हाइड्रोजन बम को हम नहीं फटा सकते, हम क्या करते हैं, हम एटम बम को फटाते हैं जो कि न्यूक्लियर फिशन से फटता है, फिर उससे 10⁻⁷ केल्विन एनर्जी रिलीज़ होती है जो कि फिर हाइड्रोजन बम को मिलेगी तो फिर वो फटेगा। तो इसका जो एक्टिवेटर है वो एटम बम है। तो नेक्स्ट वो न्यूक्लियर फिशन का कह रही हैं कि एटॉमिक बम इससे यही बात 10⁻⁷ केल्विन एनर्जी रिलीज़ होगी जो कि फिर एनर्जी देगा हाइड्रोजन बम को, और जो एनर्जी इसमें खारिज होती है एक न्यूक्लियाई की वो 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब सन पर जो फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है ये देख सकते हैं, दो हाइड्रोजन मिल रहे हैं, बीटा पार्टिकल और एनर्जी रिलीज़ हो रही है, और सन पे हीलियम बहुत लिटल होता है, और जो टेम्परेचर है सन के कोर का वो 20 मिलियन सेल्सियस है। ठीक है, ये उसके अंदर का है 20 मिलियन सेल्सियस, मतलब 100 सेल्सियस पे चीज़ें बॉयल होने लग जाती हैं, और जहाँ 20 मिलियन सेल्सियस होगा वो कितना ज़्यादा होगा। और नेक्स्ट अब 1 मिलियन जो है 10 लाख के बराबर होता है, तो 10 लाख सेल्सियस टेम्परेचर, मतलब इतना ज़्यादा है सन के इनसाइड, और सरफेस पे तो 6000 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट मज़ीद हाइड्रोजन के आइसोटोप ड्यूटेरियम, ट्रीटियम, इन्हें जो है मिलाकर फ्यूजन रिएक्शन कराया गया है, और फिर वो कह रही हैं कि 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है एनर्जी खारिज होती है, और यानी कि एक न्यूक्लियाई की देखें तो 6.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, जो कि यानी कि एक हाइड्रोजन के लिए इतनी, और पर न्यूक्लियन के लिए 6.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, जो कि बहुत ज़्यादा है। एक न्यूक्लियाई की जो फिशन करती हैं उसकी वैल्यू पीछे मैंने लिखी है। नेक्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर का है, ये यानी कि फर्नेस भट्टी की तरह होता है थर्मल पावर स्टेशन में। ठीक है, अब जिस भट्टी में, फर्नेस में हम क्या करते हैं, कोयला डालते हैं, तेल डालते हैं और जलाते हैं। अब यहाँ, लेकिन यहाँ, और यानी कि हीट एनर्जी लेते हैं वहाँ पे फ्यूल से, कोयले से, तेल से, लेकिन जहाँ पे हम न्यूक्लियर रिएक्शन करा के हीट एनर्जी लेंगे, जो फिशन है वो हमें 200 मेगावाट एनर्जी देती है एक यूरेनियम से, और फिर वो जो हमें हीट एनर्जी यानी कि वो हमें 200 मेगावाट एनर्जी जो देगी वो बेसिकली फिर न्यूट्रॉन मूव करे होंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी, और फिर वो काइनेटिक एनर्जी हमें हीट एनर्जी देंगे, जिससे पानी भाप में बदलेगा, भाप टरबाइन को घुमाएगी, और जो टरबाइन है वो घूमेगा तो फिर उससे हमें बिजली मिलेगी। नेक्स्ट वो कह रही है रिएक्टर के 4 हिस्से होती हैं। कोर होता है जिसमें आप फ्यूल को रखते हैं उसके सिलेंड्रिकल ट्यूब में, फिर फ्यूल रोड्स जो है, इसे
कुछ लाइट एटॉमिक स्मॉल एटॉमिक वेट वाली चीज़ों में जो है रखते हैं, जैसे कि पानी में रखते हैं। और यहाँ पे पानी यहाँ पे नहीं इस्तेमाल होता, यानी कि ड्यूटीरेटेड आम पानी नहीं, ड्यूटीरेटेड हैवी वाटर यहाँ पे हमेशा रेडियो एक्टिविटी के लिए यूज़ होता है। कोई हाइड्रोकार्बन और मॉडरेटर, यानी कि जो इसे कंट्रोल में रखेंगे। और नेक्स्ट है कैडमियम और बोरोन की हम रोड्स रखेंगे, जो कि सिर्फ एक न्यूट्रॉन को मज़ीद फिशन पैदा करने देगी, यानी कि एक लिहाज से कंट्रोल रोड्स होंगी। तो पहले क्या है, कोर जिसमें फ्यूल रखेंगे, फिर फ्यूल को लाइट वेट वाली चीज़ों में रखेंगे और फिर कंट्रोल करने वाली रॉड्स लगाएंगे, कैडमियम और बोरोन। और फिर ये जो कोर है उससे एनर्जी निकलेगी 500 डिग्री सेल्सियस, जो कि हीट एक्सचेंजर के पास जाएगी पानी के ज़रिए से, और उससे जो है स्टीम भाप पैदा होगी, वो टरबाइन को घुमाएगी, फिर हमें एनर्जी मिलेगी। तो न्यूक्लियर फ्यूल जो है यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, वो उसे चार्जिंग रिएक्टर में डालते हैं और ऑपरेशन, यानी कि उसे चार्जिंग रिएक्टर में एक बार आप न्यूक्लियर फ्यूल को यानी कि यूरेनियम को डाल दो तो फिर वो काम महीनों तक उसे एनर्जी जो है मिलती जाएगी। अच्छा, अब डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट, यानी कि इन्हें कहाँ ठिकाने लगाती है, क्योंकि ये तो रेडिएशन एमिट करती हैं, जहाँ कहीं वो रेडिएशन एमिट करती हैं तो जो पुरानी नमक वाली कानें होती हैं, माइंस होती हैं, उनके नीचे। अच्छा, नेक्स्ट हमने टाइप्स देखनी है। थर्मल रिएक्टर जो कि हीट यानी कि हीट एनर्जी से चलते हैं, इसमें न्यूट्रॉन स्लो होते हैं, ठीक है। और इसमें जो स्लो न्यूट्रॉन है उसके बराबर थर्मल एनर्जी दी जाती है, और इसमें यूरेनियम 235 यूज़ होता है। और जो फास्ट रिएक्टर हैं उसमें यूरेनियम 238 यूज़ होता है, और इसमें जो है यानी कि U238 ये तो नेचुरली तौर पे और ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, और इसमें फास्ट न्यूट्रॉन्स जो हैं इस्तेमाल होती हैं। अब ये न्यूट्रॉन इससे टकराएगा तो नेप्ट्यूनियम मिलेगा और हमें बोरोन मिलेगा। और नेक्स्ट न्यूक्लियर डिटेक्टर, जो यानी कि रेडियो एक्टिविटी को डिटेक्ट करती हैं। अब इसमें जो है आयोनाइजेशन होती है। और अच्छा, पहले एक अहम बात बता दूं कि जो सबसे ज़्यादा आयोनाइजिंग पावर है ना, वो हमारे पास है किसके अंदर, अल्फ़ा पार्टिकल की है। अल्फ़ा पार्टिकल की आयोनाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा है। और जो हमारे पास गेमा रेस हैं, गेमा रेस की पेनिट्रेट यानी कि अंदर तक जाने की सलाहियत बहुत ज़्यादा है। तो ये लिखी हुई है, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो यही है कि जो तेज़ी से आयनाइज चीज़ों को कर देती हैं वो अल्फ़ा पार्टिकल होती हैं, और जो अंदर तक बहुत अंदर तक जाती हैं वो गैमा पार्टिकल होती हैं। तो ये बाकी प्रॉपर्टीज़ ईजी सी आपने खुद देखनी है। जो सबसे ज़्यादा MCQ में पूछा जाता है वो मैंने आपको बता दी है। अच्छा, तो हम न्यूक्लियर डिटेक्टर के बारे में देख रहे थे। इसमें जो आयनाइजेशन है वो पार्टिकल के पाथ के अलोंग जो है पैदा होगी। अब सबसे पहले इसमें यानी कि विल्सन क्लाउड चैम्बर है, ये विजिबल पाथ आयनाइजिंग पार्टिकल का जो है जाहिर करता है, और सुपर सैचुरेटेड वेपर्स जो है कंडेंस हो जाते हैं आयंस के ऊपर। आयनाइजिंग पार्टिकल रीजन से गुजरता है जिसमें क्लाउड के बादलों की तरह के ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो बनने वाले होते हैं, और पार्टिकल का पाथ जो है ट्रैवल ऑफ ड्रॉपलेट्स के तौर पे शो हो जाता है। तो देखें, अल्फ़ा पार्टिकल थिक स्ट्रेट कंटिन्यूस ट्रैक्स की शक्ल में होंगे, डायग्राम मैंने बनाई आपको नज़र आ रही है। जो बीटा पार्टिकल है थिन डिसकंटिन्यूस ट्रैक की शक्ल में और इरेटिक, ये डिस्क इरेगुलर वे में होंगे। और जो गैमा पार्टिकल होते हैं इनके कोई डेफिनेट ट्रैक्स नहीं होते, ये गैस के पार्टिकल्स की तरह रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। और जो चैम्बर है उसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखना है, और जो बेंड के पाथ्स हैं यानी कि ये जिस डायरेक्शन में बेंड करेगा वो हमें चार्ज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, मैस के बारे में देता है, और एनर्जी के बारे में देता है। नेक्स्ट मशहूर है बहुत गीगर मिलर काउंटर, जो कि रेडियो एक्टिविटी को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये यहाँ पे डायग्राम भी आपको इसकी दिखाई जा रही है। और डिस्चार्ज ट्यूब में होता है इंसिडेंट, यानी कि कैसे होता है, आयनाइजेशन होगी इंसिडेंट रेडिएशन के ज़रिए से। इसकी एक मोटी सेंट्रल वायर होती है जो कि एनोड के तौर पर काम करती है, और सिलेंडर होता है जो कि कैथोड के तौर पर काम करता है, गैस से भरा हुआ होता है। और एक एंड जो है उससे माइका से बंद कर देती हैं, जो कि इसे कान से निकाला जाता है, मिनरल है। और दूसरे को नॉन कंडक्टिंग से हाई पोटेंशियल डिफरेंस जो है 400 वोल्ट का अप्लाई करते हैं। और इलेक्ट्रॉन की जो पल्स है वो 1 माइक्रोसेकेंड से कम की जो है पैदा होती है। जो पॉजिटिव आयंस हैं वो हमें पता है वो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा जो है मैसिव होते हैं, प्रोटॉन 1836 टाइम हैवियर होती हैं इलेक्ट्रॉन से। फिर वो कह रही हैं कि ये यानी कि 100 गुना टाइम तकरीबन लेती है कैथोड तक पहुंचने के। ये टाइम बहुत ज़्यादा लगाती है, 10⁻⁴ सेकेंड। वैसे तो ये बहुत कम है लेकिन इनके लिए जो है ज़्यादा है। और नेक्स्ट अच्छा, ये बाकी इसकी चीज़ें आप खुद देखेंगे। और फिर उसके बाद जो है सॉलिड स्टेट डिटेक्टर है, तो ये गीगर मिलर काउंटर का ये थोड़ा स्लो होता है, लेकिन सॉलिड स्टेट डिटेक्टर का होता है कि ये फास्ट है, एक्यूरेट है, एफिशिएंट है। तो ये बाकी चीज़ें
इसकी आप खुद देखेंगे। और हाँ, इसमें एक और चीज़ है रिवर्स्ड बाइस। अब इसमें देखें पॉजिटिव को ना एन टाइप से लगाया, जब नेगेटिव को एन टाइप से लगाते हैं तो वो फॉरवर्ड बाइस है, लेकिन पॉजिटिव को एन टाइप से लगा दिया है तो ये रिवर्स्ड बाइस। तो ये सॉलिड स्टेट डिटेक्टर में बाइस यूज़ होती है, इसका मैंने बता दिया, बाकी ये आप खुद देखेंगे। और यूजेस इसके रेडियो आइसोटोप्स के जो यूजेस होते हैं। अच्छा, आइसोटोप्स क्या होती हैं बेसिकली, ये यानी कि इनमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं, यानी कि एटॉमिक नंबर तो फिर से मैस डिफरेंट हो जाता है न्यूट्रॉन्स की वजह से, ठीक है। और फिर आप कहेंगे कि एलोट्रोप्स क्या होती हैं। एलोट्रोप्स फिजिकली डिफरेंट होती हैं, जैसे कि रेड फास्फोरस, वाइट फास्फोरस, तो वो फिजिकल दिखने में मुख्तलिफ होंगे, लेकिन ये अंदर से इनकी एनाटमी डिफरेंट होती है। तो इन्हें जो है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को नेचुरली भी पाए जाते हैं और इन्हें आर्टिफिशियली भी न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करके भी बनाया जाता है। और ये हमें बताते हैं कम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस के बारे में, और केमिकल रिएक्शन जो प्लांट्स में हो रही हैं, एनिमल्स में हो रही हैं। मिसाल के तौर पर कोई खाद डालेंगे ना, उसमें एक तो मिसाल के तौर पर कार्बन की हमने डाली है, एक तो कार्बन का अपना आइसोटोप 12 वाला आम डाल देंगे, एक जैसे कि कार्बन 14 रेडियो एक्टिव डाल देंगे, तो वो भी वैसे ही जाएगा जैसे कि कार्बन 12 जाता है। तो फिर वो सारा फिर हम रेडिएशन डिटेक्टर से वो डिटेक्ट करेंगे कि कहाँ कहाँ ये जा रहा है, तो वो हमें सारी इन्फॉर्मेशन केमिकल रिएक्शन की देगा। अब तक जितने हमें रिएक्शंस बताए गए हैं फोटोसिंथेसिस के, जी स्कीम, ये सारे इसी तरीके से स्टडी करके बताए गए हैं। और हमारे अपने बॉडी के रिएक्शन भी वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप एक दे देते हैं, जो कि इतना ज़्यादा जो है डेंजरस नहीं होता। तो फिर वो हमें जो है बताता है, अंदर के रिएक्शंस की सारी इन्फॉर्मेशन देता है। इसे फर्टिलाइज़र के साथ मिक्स करेंगे, जिस तरह से फर्टिलाइज़र को प्लांट इनटेक करेगा, इसे भी करेगा। और रेडिएशन इंड्यूस म्यूटेशन से, यानी कि क्रोमोसोम में चेंज ला के अपनी मर्ज़ी की क्रॉप्स हम पैदा कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का फ्लावर का कलर हम ले सकते हैं। और प्लांट्स जो है फिर पेस्ट की तरफ, ये जो कीड़े मकोड़े इन्हें ख़राब कर रहे होते हैं, और डिजीज़ की तरफ कम रेजिस्टेंस जो हैं शो करते हैं। और इसे अच्छा, नेक्स्ट इसमें फिर हमने देखना है कि हाँ, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए और मुंह से वो एक्स्ट्रा बाल रिमूव करने के लिए फ़ीमेल्स के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके ट्रेसर्स होते हैं, और इसे इमेजिंग डिवाइसेस में बहुत सी डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए, जैसे कि मिलिग्नेंट ट्यूमर दो तरह के, एक आम जो दाने निकल आते हैं वो इतने डेंजरस नहीं होते, फैलने वाले मिलिग्नेंट ट्यूमर्स जिससे कैंसर पूरी बॉडी में फैलता है, उसका पता लगाने के लिए अब मिसाल के तौर पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट को ऊपर हम ऐसे लगा देंगे, ठीक है। तो फिर क्या होगा, फिर ना थर्मल सेंसर से डिटेक्ट करेंगे, जो वो कैंसर वाली ट्यूमर वाली जगह होगी वो ज़्यादा गर्म होगी बाकियों की निस्बत, ठीक है। और मिसाल के तौर पर कार्बन 14 का कार्बन 12 की जगह प्लांट्स में आप इस्तेमाल करके जो है स्टडी कर सकते हैं सारे रिएक्शन मैकेनिज़्म को। ये गैमा रेस खारिज करेंगे, जहाँ जहाँ पे डिटेक्टर से हम देखेंगे खारिज हो रही है, मतलब वहाँ वहाँ रिएक्शन हो रहा है। और इसके अलावा अंडरग्राउंड पाइप्स में कोई अगर फॉल्ट आ गया, अब ये फुहारे होते हैं लाहौर में, जैसा कि है तारीखी ये चीज़ें, तो इसमें अंदर से क्रैक्स का पता लगाने के लिए इसे हम पानी के साथ छोड़ देते हैं, तो फिर वो हमें फिर डिटेक्टर से डिटेक्ट करते जाते हैं, तो वो हमें बताते हैं कि यहाँ पे फॉल्ट है, ठीक है। अब सोडियम 24 प्लाज्मा के वॉल्यूम, ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है, उसके वॉल्यूम का पता लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। जो आयरन है वो हमें प्लाज्मा में आयरन का बताएगा, हेमोग्लोबिन बेसिकली आयरन का ही वो है, ट्रांजिशन कम्प्लेक्स है। और जो टेक्नीशियम है थायराइड अपटेक के बारे में बताएगा, आयोडीन 131 किडनी के टेस्ट, रेनल टेस्ट का हमें बताएगा, आयोडीन 125 प्लाज्मा का वॉल्यूम, वेन फ्लो, यानी कि हमारी जो वेन्स है उसमें ब्लड का फ्लो कैसे हो रहा है, और डाइजेशन प्रोसेस हम इसे स्टडी करेंगे ट्रेसर्स, यानी कि इन्हीं के ज़रिए से, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के ज़रिए से। और जो रेडियो एक्टिव आयोडीन है ये थायराइड ग्लैंड की वर्किंग का बताता है, नमक में भी ये होता है। और कोबाल्ट 60 जो है गैमा रेज एमिट करता है, कैंसर को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। सोडियम ब्लड सर्कुलेशन का इसका 24 का आइसोटोप्स बताएगा। और जो हमारे पास आयोडीन 131 है ये थायराइड ग्लैंड का कैंसर को सही करेगा। स्किन कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए फास्फोरस 32 और स्ट्रोंशियम 90 स्किन कैंसर को ट्रीट करने के लिए जो है इस्तेमाल होती हैं। ये दोनों बीटा पार्टिकल जो है खारिज करती हैं, एक फास्फोरस 32 और दूसरा स्ट्रोंशियम 90। और दूसरा जो गैमा रेस हैं इनका इंटरनल ब्रेन की इमेजिंग स्टडी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और कैमरे से मिसाल के तौर पर फिर रेडियो एक्टिव आइसोटोप डाल के ऊपर से कैमरे के ज़रिए से सारा रेडिएशन जहाँ जारी होती है हम इनकी वर्किंग स्टडी कर रही होती हैं। तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और बाकी सारी आपका सिलेबस केमिस्ट्री का सारा उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जाके उनसे भी बेनिफिट हासिल करें। अल्लाह हाफिज़।